हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में आपको किन का बैच खरीदना चाहिए, ऑनलाइन बैच प्रिपरेशन के लिए किन का बैच खरीदना चाहिए, क्या बैच खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइम यार बहुत कम है, बेयरली आपके पास 30-35 डेज हैं। तो इसमें क्या बैच खरीदना किसी का सही रहेगा नहीं रहेगा, कितना यूज़फुल होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग बात करने वाले प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, इसके साथ साथ क्या 1 to 5 की कोई वैकेंसी आएगी, 1 to 5 वाले को क्या करना चाहिए, नहीं जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइमरी लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको प्राइमरी टीचर बनना है, जिनके पास सिर्फ डीएलएड है, उनको क्या करना चाहिए, ये सब बातें हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यार बात करते हैं क्या कोर्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए। देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार कि जिन लोगों ने भी बीपीएससी टीआरई 1 के पेपर्स देखे थे या फिर आप में से बहुत लोगों ने इसके तो एग्जाम ही दिए होंगे, तो आप सब ने देखा था कि क्या लेवल था पेपर का और जो ऑनलाइन पढ़ाए थे जो लोग, उनके हिसाब से क्या चीज़ें आई नहीं आई। ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी ने गलत पढ़ाया, और ऑब्वियसली मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो मानता हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि फालतू में पैसे बर्बाद कर दिया, इन टीचर्स ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि टीचर्स ने जो चीज़ें पढ़ाई थी ना, मैंने भी देखा है, वो सारी चीज़ें सही थी। उन्होंने जब सिलेबस कोई हमारे पास डिटेल में था ही नहीं, तो उन्होंने बीपीएससी पीसीएस को टारगेट करके पढ़ाया था, वो सिलेबस पढ़ाए गए थे और उस हिसाब से सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने मेहनत किया। कमी बेशी सब में रहती है, कमियां रही होंगी, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, ये चलते रहता है, लेकिन पढ़ाया सबने ठीक था। तो चलो इसको अभी हम लोग फिलहाल साइड करते हैं। लेकिन अभी जो आपके पास 30 to 35 डेज है, इसमें क्या कोई बैच लेना सही है या नहीं, हम लोग इस पर बात करने वाले। देखिए मैं हालांकि बैच के फेवर में रहता हूँ, क्योंकि आप चीज़ें जब खुद खोजते हो, आप खुद करते हो, आप अपनी समझ जब लगाते हो, कई बार आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो, वहाँ तक सोच नहीं पाते हो जहाँ वो टीचर्स सोच लेते हैं, जो कि उनका एक्सपीरियंस रहता है, उनका ये काम ही है। वो प्रोफेशनली जब पढ़ाते हैं तो वो आपके लिए रिसर्च भी करते हैं, जो कि उनका सब कुछ वही है। लेकिन हम खुद जब कई बार खोजते हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, हमें बहुत परेशानियाँ हो जाती है। लेकिन यार अगर मैं बीपीएससी टीआरई 2 की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है। टीआरई 1 में आपके अच्छा खासा टाइम था, कुछ लोगों ने बाद में प्रिपरेशन शुरू किया था, अलग बात है, वरना अच्छा खासा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके कंपेरिजन में अच्छा टाइम था, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपके पास टाइम नहीं है। तो आप इस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैच मत लीजिए, आप खुद से प्रिपरेशन करिए। खुद से कैसे करेंगे अभी मैं इसको भी बताऊंगा, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अभी कि बैच मत लीजिए आप। मैं मतलब अभी बैच न लेने के फेवर में हूं, क्योंकि यार आप एक इंसान हो, आपको सब कुछ करना है। हिस्ट्री आपको खुद करना है, पॉलिटी आपको खुद करना है, ठीक है, करंट अफेयर आपको खुद करना है, सारी चीजें आपको खुद करनी है, मैथ्स आपको खुद करना है। तो इस केस में यार आप क्या करोगे, मतलब नहीं कर पाओगे ना। बैच वाले क्या होते हैं, कोचिंग वाले, वो तो भाई एक अलग अलग टीचर होंगे ना हर सब्जेक्ट के। हिस्ट्री के कोई होंगे, पॉलिटिकल साइंस की कोई और, हिस्ट्री में भी मॉडर्न के कोई और हो जाएंगे, मिडिवल के कोई और हो जाएंगे। लेकिन आपको सब कुछ खुद करना है, ज्योग्राफी खुद करना है, इकोनॉमिक्स खुद करना है, करंट अफेयर खुद करना है, मैथ्स खुद करना है, सारी चीज़ें खुद करना है। तो आप एक इंसान कितना कर लोगे एक महीने में? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? अगर आपको लगता है तो गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब आप इजीली चीज़ों को कर ले जाओगे, कोई एडमिशन के लिए नहीं है, या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपके पास एक पैरामीटर है। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, और आप जानते हो कि पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम के 10-10 नंबर, 12-12 नंबर के बाद भी सिलेक्शन, 10 नंबर क्या मतलब मैं कहूँ, हाँ, क्वालिफाइंग एग्जाम के अच्छा खासा बार सिलेक्शन हुआ है। अगर जनरल की बात करो 48 में क्वालिफाई था, लेकिन 67-68 में जाकर के सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ लो कॉम्पिटिशन कितना टफ है, आपको किस रेस में, आप किस रेस में हो और किस स्पीड से आपको चलनी चाहिए, ये बात आपको पता है। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा बैच आप मत लो, ठीक है। आप बैच नहीं लोगे तो ये बात तो खत्म होगी ना, किनका लेना चाहिए, मैंने बैच लेने को ही मना कहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए कि एकदम से बैच चाहिए तो मुझे आप मैसेज करना, इंस्टाग्राम आईडी नीचे मैं दे दूंगा, उसमें मैसेज करना, मैं कुछ ना कुछ रिकमेंड आपको कर दूंगा, मतलब कुछ ढंग का जो आपके लिए ठीक हो, कुछ ना कुछ नहीं, ठीक है। तो वो आप मुझे मैसेज करना, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा बैच मत लो। अच्छा ठीक है, बैच तो नहीं लेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ना, आप अपने सब्जेक्ट का भी और जीएस के लिए भी आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक पे फोकस करिए। सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज रिकमेंडेड एज द बेस्ट वन, ठीक है। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा होता है, ये हमेशा रिकमेंड किया गया है। सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि अगर आप कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो वाली कोई बात है नहीं, मतलब अभी आपको करना पड़ेगा। डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, मतलब आप करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं भाई, आप इस रेस से बाहर हो, मतलब ऑलरेडी आप मतलब मान लो कि मैं फेलियर हूँ, तो आपका तो हो नहीं पाएगा कुछ, मतलब इन सेंस की कुछ कर नहीं सकते आप, छोड़ो। लेकिन जो लोग तैयार हो, जिन लोगों को चाहिए कि एनी हाउ इस एग्जाम को क्रैक करना है, आपको एक सीट अपनी पक्की करनी, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, समरी देखेंगे, कीनोट देखेंगे, ये अच्छे से करेंगे आप।
इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ, जिनका यार थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में पकड़ है ना, तो वो 8, 9, 10 कर लो या तो, ठीक है। लेकिन अगर जिनको थोड़ा बहुत मुश्किल है तो वो 6, 7, 8, 9, 10 कर लो। एटलीस्ट 10 तक आपको करना है अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप 11, 12 की करो तो अपने सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। SST है, इंग्लिश है, उर्दू है, सोशल साइंस तो मैंने बता ही दिया, जो भी आपका लैंग्वेज है तो उसमें आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 9, 10 की कर रहे तो आपको अपना सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन GS के लिए एटलीस्ट आप 6 से 10 तक सारी की सारी NCERT, SCERT पढ़ डालो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एज इट इज एग्जाम्पल से आते हैं और आपको समझ में नहीं आता ये चीज़ें आई कहाँ से। तो ये चीज़ आपको करना है कि NCERT पढ़ना है अभी के अभी से शुरू कर दो आप। NCERT, SCERT पढ़ने हैं, उसको एनालिसिस करना और उसके शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखने हैं। मैं कह रहा हूं आपको शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स जैसे भी आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, रिवाइज करने के आपको शॉर्ट नोट बनानी है। क्योंकि इतने यार शॉर्ट नोटिस पीरियड में ना आप चीज़ों को पढ़ के उसको ग्रास्प करके उसको मतलब पचा नहीं पाओगे, आप हजम नहीं कर पाओगे। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ जो कि आपके आखिरी के वीक में, जो 4 दिन 5 दिन पहले एग्जाम की रात में आप उससे देख करके सारी चीज़ें रिमाइंड कर सकते हो। अभी आपको सोने का टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, घूमने फिरने का इधर उधर टाइम, फोनबाजी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप लग जाओ अभी से तो आप कर लोगे। शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाओ, NCERT पढ़ो, SCERT पढ़ो, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसके अलावा यार करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में। आजकल के एग्जाम में, आजकल जो भी एग्जाम आप देखेंगे ना, भले ही करंट अफेयर के क्वेश्चन हो ना हो, किस लेवल का हो, लेकिन करंट अफेयर से रिलेट करके आपके पेपर अच्छा खासा बनते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आज से पीछे 6 महीने का कम से कम आप करंट अफेयर मंथली, चाहो तो किसी का यूट्यूब चैनल देख लो अगर आपको देख के सुन के समझना आसान लगता है, अच्छा लगता है तो, वरना आप कोई मैगजीन ले लो, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। और आज से अभी आप ये वीडियो देख लो, अभी से या फिर कल सुबह से करंट अफेयर देखना आप शुरू कर दो। या तो आप लाइव देख लो, ऑफलाइन देख लो। दिन भर के न्यूज़ का अलग अलग न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं अलग अलग लोग यूट्यूब में। मैं किसी एक पार्टिकुलर का नाम नहीं बताऊंगा, जिनका आपको समझ में आता है। यूट्यूब में आप डालेंगे ना डेली करंट अफेयर या 2 डेज करंट अफेयर, तो वैसा करके आपको आ जाएगा। आप हर दिन करंट अफेयर देखना शुरू करो, उसको एनालिसिस करो, उसको समझने की कोशिश करो। ट्रस्ट में आपको ये चीज़ बहुत फायदा होने वाला है। और यार अगर हम लोग बात करें मैथ्स में आपको NCERT, SCERT अगेन करनी है। उसके अलावा आप अगर 6 to 8 दे रहे हो ना, तो आपको 9, 10 तक तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ मेंसुरेशन की तो उसके सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें अच्छे से आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आप मैथ्स के पेपर्स देखेंगे और समझ में आएगा आपको। दूसरी बात मैंने शायद बताया या नहीं ये वीडियो में, चलो बता देता हूँ मैं अभी। आपको ना, आप किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, किसी भी क्लास का 6 to 8 दे रहे हो, 9, 10 दे रहे हो, 11, 12 दे रहे हो, आपको BPSC TRE 1 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। वेबसाइट में BPSC के वेबसाइट में है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आपको सारे के सारे GS के एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चन करने, 1 to 5 के भी करने, 9, 10 के भी, 11, 12 के भी। GS के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप सिर्फ पढ़ते मत रह जाना कि आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, वो आप अपने ब्रेन में इनपुट देते हो, ठीक है। और आउटपुट कब देते हो? जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हो। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, या तो आप PCS लेवल का कर लो, अभी BPSC TRE 1 के कर लो, किसी का एक आप खरीद सकते हो प्रैक्टिस बुक। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बुक या किसी गाइड के सहारे मत रहना, आप फंस जाओगे। किसी को नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड पेपर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, बुक्स जो प्रिस्क्राइब बुक्स है ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स NCERT, SCERT, ये आपको पढ़ने हैं। उसके किसी के गाइड आप तसल्ली के लिए, ताकि आपका प्रिपरेशन कैसा और आपको चेक करने के लिए आपको क्वेश्चंस कर सकते हो, नेट से कर सकते हो क्वेश्चन, किसी वेबसाइट से कर सकते हो, क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो। इसके अलावा हाईली रिकमेंडेड मेरे तरफ से है कि आप BPSC TRE 1 के सारे GS के पेपर्स लगा लो। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट का दे रहे हो, सपोज को आप सोशल साइंस का दे रहे हो 9, 10 का, तो 9, 10 के सोशल साइंस में जो पेपर्स आए थे वो लगाओ। उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट को पता करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से पूछा गया, उसको करो। आप प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली आप अच्छे से कर ले जाओगे। करंट अफेयर पे आपको स्टिक रहना है और ज़्यादा फालतू को नहीं सोचना है, बस कि क्या हो जाएगा, एंड रिजल्ट ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, आपको चीज़ों को फोकस करना है, एक एक चीज़ों को पकड़ के, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। होपफुली आप बहुत अच्छा कर लोगे। बस यार मैं अगेन लास्ट में ये कहना चाहूँगा, कोर्स मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है, आप बाकी देख लेना, सब अपने आप समझदार है, ठीक है। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में नहीं हो पाता कोर्स से। बस इतना ही आपसे शेयर करना था। बाकी कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।